नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट डिस्कस करें, एक बेसिक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या फिर इकोनॉमी के ओपननेस से आपका क्या मतलब है। देखो, जब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है इकोनॉमी को मार्केट ओरिएंटेड बनाना। हमारे देश की इकोनॉमी 1990-91 से पहले लिबरलाइज्ड नहीं थी, तभी तो हम बोलते हैं 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। हमने 1990-91 के बाद हमारे देश की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, यानी और ज़्यादा ओपन किया, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए बल्कि दूसरे देशों से आने वाली इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमने हमारे देश की इकोनॉमी को ओपन कर दिया। इसका एक टूल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जितना देखो विभिन्न देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, उतना इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सकेगी। बट अब बात करें कंटेक्स्ट की, हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दी, इकोनॉमी को ओपन करने के नाम पर किया क्या है, विभिन्न सरकारों ने सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने दिया है और इसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एस जयशंकर ने एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज किया, ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया देखो एक बहुत ही अट्रैक्टिव इकोनॉमी है और इंडिया ने दूसरे देशों के द्वारा सेट किए गए फ्रेमवर्क को फॉलो किया, ये बहुत ज़्यादा दुखदायक है। एक प्रकार से उन्होंने पास्ट गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने दूसरे देशों की बातें मान ली और इसकी वजह से उन देशों के सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट इंडिया में आए, उनके प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते बिके और हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा। अब क्वेश्चन उठता है, ये सारी स्टेटमेंट्स एस जयशंकर के द्वारा क्यों दी गई? क्योंकि देखो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने RCEP नहीं ज्वाइन किया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे इंडिया को नुकसान होगा। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने गवर्नमेंट के उस फैसले को जायज ठहराने की कोशिश की जिसमें गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम RCEP को नहीं ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पास्ट में इस प्रकार के एग्रीमेंट्स ज्वाइन करने से इंडिया को नुकसान हुआ है, इसीलिए सरकार ने फैसला किया है हम ये पार्टनरशिप नहीं ज्वाइन करेंगे। अब स्टार्ट होता है आर्टिकल। राइटर फोकस करते हैं इस पूरे आर्टिकल में, क्या इकोनॉमिक ओपननेस या फिर यूं कहें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया के लिए नुकसानदायक है या फिर नहीं। देखो, सबसे पहला पॉइंट राइटर ये रखते हैं, RCEP को ज्वाइन ना करके इंडिया रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमी के हाशिए पर आ गया है। कैसे? क्योंकि देखो, WTO ऑलरेडी ठंडे बस्ते में है। WTO अभी आज के समय में ग्लोबल इकोनॉमी में या फिर विभिन्न देशों के बीच ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक एक्टिव भूमिका नहीं निभा रहा है, इनएक्टिव है। तो बचता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होता है अगर विभिन्न देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना करके इंडिया फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा नहीं रहेगा ना। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। देखो, RCEP में अब 15 देश हैं। 16 देशों के बीच नेगोशिएशन हुई थी, इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया, तो 15 ही देश हैं इस पार्टनरशिप में। अब वियतनाम को कोई सामान मंगवाना होगा या फिर एक्सपोर्ट करना होगा तो वो चाइना को करेगा, जापान को करेगा, साउथ कोरिया को करेगा, आपस में ये खेलेंगे ना, क्योंकि इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर इंडिया से सामान भेजना भी हो, मंगाना भी हो, तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो इसका नतीजा तो ये निकलेगा ना, कंपैरेटिवली वियतनाम का या फिर दूसरे देशों का जो RCEP में शामिल हैं उनका इंडिया के साथ ट्रेड कम होगा। अगर इंडिया इनके साथ बायलैटरली अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है तो वो अलग बात है। अदरवाइज तो देखो,
RCEP में जो देश शामिल हैं उनकी प्रायोरिटी तो यही होगी ना, जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनके साथ ज़्यादा ट्रेड किया जाए, क्योंकि उनके साथ ट्रेड होता है तो टैरिफ नहीं लगता। और देखो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑपरेशंस चलाती है ना, किसी देश से माल इंपोर्ट कर रही हैं, किसी देश से सर्विसेज यानी लेबर को इंपोर्ट कर रही हैं, किसी देश से एक रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रही हैं, किसी देश से दूसरे कंपोनेंट को, फैक्ट्री तीसरे ही देश में है, तो ये पूरी वैल्यू चेन होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना करके इंडिया इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा नहीं रहेगा, ये नुकसान होगा। और ऑलरेडी देखो, जैसा हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि खास करके एशियन इकोनॉमीज के बीच में कंपटीशन है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना नहीं होगा तो फिर इंडिया को कैसे इन्वेस्टमेंट मिलेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट की दौड़ में इंडिया पिछड़ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि इकोनॉमी के ओपननेस की वजह से इंडिया ने सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट को इंडिया में आने दिया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। क्वेश्चन ये उठता है कि वास्तव में अभी इंडिया की इकोनॉमी ओपन है या फिर सिर्फ ये बातें हैं। राइटर का आंसर है नो, अभी इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ओपन है ही नहीं। वैसे तो देखो, अगर हम कंपेयर करें 30 साल पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी, तो 100% आज के समय में इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा ओपन है एज कंपेरिजन टू 30 साल पहले। लेकिन अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को मेजर इकोनॉमी से कंपेयर करें तो आज भी इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने जिन देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, अगर इंडिया उन देशों से माल इंपोर्ट करता है तो एवरेज तौर पर 13.8% टैरिफ इंडिया लगाता है, जो कि देखो किसी भी मेजर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है। इवन देखो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में इंडिया वेरी रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में आता है, मतलब एक ऐसा देश जो इंपोर्ट पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। 1995 से 2019 के बीच इंडिया ने 972 बार एंटी डंपिंग मेजर्स को इनिशिएट किया है, ये वन ऑफ हाईएस्ट है वर्ल्ड में। एंटी डंपिंग ड्यूटी कोई भी देश किस लिए लगाता है? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार देखो चाइना जैसे देश क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं बहुत ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को एक्सपोर्ट पे। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जितनी लागत आई है, मान लीजिए चाइना की कोई स्टील कंपनी है, जितनी लागत आई है स्टील को प्रोड्यूस करने में, उससे भी सस्ती लागत में वो कंपनी जो है इंडिया में अपना स्टील बेच रही है। क्यों? क्योंकि चाइना की सरकार से सब्सिडी मिली है। और चाइना को क्या फायदा होगा सब्सिडी देकर? क्योंकि इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको तो सब्सिडी मिल नहीं रही है सरकार से, तो चाइना की कंपनी का स्टील अगर सस्ता मिलेगा इंडिया में तो इंडिया की जो स्टील कंपनीज हैं वो फेल हो जाएंगी, और एक बार फेल हो जाएंगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो फिर चाइना की स्टील कंपनी फिर दाम बढ़ा देगी। तो इसे कहा जाता है डंपिंग, मतलब जितनी लागत आई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उससे भी सस्ती कीमत पे आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो दूसरे देशों में, माल को डंप करना। और मकसद ये होता है दूसरे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना और बाद में अपनी मनमानी करना, एक बार दूसरे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। तो इसे रोकने के लिए इंडिया ने 972 बार एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया है। तीसरा पॉइंट, इवन देखो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे भी इस साल ये कहता है कि इंडिया को ओवरऑल फायदा ही हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तो फिर देश के विदेश मंत्री कैसे इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है? एक्चुअल में प्रॉब्लम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है ना, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस की कमी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लाने की आवश्यकता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे टैक्स संबंधित रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, और लेबर रिफॉर्म्स की बात हमेशा की जाती है। अब तो लेबर कोड्स आ ही चुकी हैं। लैंड आसानी से अवेलेबल नहीं होता, नई फर्म्स जो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो इन सब फ्रंट्स पर गवर्नमेंट को काम करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं, देखो एक तरफ एस जयशंकर ये बोलते हैं कि पास्ट गवर्नमेंट्स
ने दूसरे देशों के द्वारा सेट किए गए फ्रेमवर्क पर काम किया और दूसरे देशों के सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने दिया। लेकिन राइटर कहते हैं पिछले 6 सालों में सरकार भी तो RCEP के मेंबर कंट्रीज को अपना स्टैंड नहीं कन्विंस कर सकी और अंत में आगे इंडिया ने इस एग्रीमेंट को बाय बाय कह दिया। 5वां पॉइंट देखो, राइटर कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का इंडिया एक वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी है। IMF का ये कहना है 1991 के बाद इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हुई और इंडिया में प्रोस्पेरिटी भी आई। अरविंद पानागड़िया जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर हैं, उनके अनुसार 2004-05 में इंडिया में रूरल और अर्बन इंडिया में पॉवर्टी थी ऑलमोस्ट 40%, जो कि 2011-12 में घट के हो गई है 20%। मतलब इंडिया को इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से फायदा हुआ है। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है, सबसे बड़ी आयरनी ये है, एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमें इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से इंडिया को सबसे बड़ी डेस्टिनेशन बनाना है, ये इंश्योर करना है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन आए, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और देखो दूसरी साइड में सरकार प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार नहीं साइन करना चाहती। तो आप बताओ, अगर सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करेगी, तो फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना चाहेगी, कौन सी फर्म इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी? तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना। एक तरफ सरकार कहती है कि हमें इंडिया को इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी डेस्टिनेशन बनाना है और दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज उस तरफ इंडिकेट नहीं करती हैं। सरकार के एक्शन में आप वो चीज़ नहीं देखते हो, सिर्फ बातें सरकार बोलती हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।